नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे संसाधन भरपूर बिजली पानी दूर। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा है। गंगा जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है, जहां से गंगा सहित कई छोटी बड़ी नदियां उत्तराखंड की वादियों का सफर करते हुए आसपास के राज्यों समेत देश भर के कई राज्यों में साफ और स्वच्छ आती हैं। उत्तराखंड एक तरफ दूसरे राज्यों के लिए पानी पहुंचाने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों के लिए बिजली सप्लाई भी करता है। लेकिन दूसरे राज्यों को बिजली और पानी मुहैया कराने वाले उत्तराखंड की जनता ही बिजली और पानी के संकट से जूझ रही है। गर्मी की तपिश में बिजली की कटौती से हाफता उत्तराखंड पानी की किल्लत से भी बेहाल है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत उत्तराखंड के लिए सटीक बैठती है, क्योंकि उत्तराखंड प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, जो भारत के कई राज्यों को गंगा जैसी पवित्र नदियों के जरिए साफ और निर्मल जल मुहैया कराता है। लेकिन खुद उत्तराखंड की जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है। पानी की किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरोवर नगरी कहे जाने वाले नैनीताल में पानी की किल्लत हो रही है, तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। ताजा मामला नैनीताल के आयरपाटा क्षेत्र से आया है, जहां बीते 3-4 दिन से पानी की किल्लत के चलते लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों की परेशानी को देखते हुए वार्ड के पार्षद जल संस्थान के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। सबसे बड़ी हमारी नैनीताल शहर में समस्या यह है कि इनके द्वारा कहा जाता है कि रोस्टर लगा है पानी देने के लिए, और रोस्टर में 2-2 घंटे का है। हम तो कह रहे हैं पहले वो रोस्टर हमें दिखाया जाए कि हमें पता तो चले हमारे क्षेत्र में कितने बजे से कितने बजे पानी आएगा। जब मर्जी आते हैं तब पानी देते हैं, कभी 1 घंटा दे रहे हैं, कभी घंटा आधा घंटा पानी दे रहे हैं, कोई ना टाइम है ना पीरियड है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा नैनीताल के जितने भी बड़े होटल हैं, क्या उनका 2 घंटे में पूरा पड़ जाता है इतना पानी? जब हमारा एक छोटी सी फैमिली 2 घंटे में नहीं कर पा रही है, तो कितना बड़े होटल और बड़े स्कूलों में जहाँ स्विमिंग पूल बने हैं, जहाँ गार्डन है, खेल के मैदान है, उनको भिगोए के लिए इनके पास पानी है। ये दुर्भाग्य है और कि लगातार जनता को, हमारे वहाँ की क्षेत्र की जनता को परेशान किया जा रहा है। जल संसाधन या राज्य के जो संसाधन है, उनका राज्य अलग होने के बाद जो बंटवारा होना चाहिए था वो ढंग से नहीं हुआ। अभी उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है यूपी को जाता है, और यूपी उससे लाभ उठाकर अपने यहाँ काफ़ी उसका जो है विकास के कामों में उपयोग कर रहा है। हमारे यहाँ तो बिजली आप देख लीजिए, बिजली की खपत देख लीजिए, उसमें कोई मैच नहीं है कि हम इतनी बिजली बनाते हैं और इतना हमारा कंजम्पशन है। रेट बिजली के भाजपा सरकार में 3 बार बढ़े हैं। गर्मी के इस मौसम में जहां एक तरफ पानी की किल्लत से प्रदेश जूझ रहा है, तो वहीं बिजली के संकट ने आम जनता के माथे पर टेंशन की लकीरें ला दी हैं। दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई करने वाले उत्तराखंड की जनता को ही पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दे पा रहा है, और बिजली का ये संकट जून तक और गहराने वाला है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में यूजेवीएनएल का विद्युत उत्पादन बढ़ने तक लोगों को बिजली संकट से जूझना होगा। इस संकट से लोगों को 20 जून के बाद ही राहत मिलेगी। तब तक यूजेवीएनएल का बिजली उत्पादन 22 मिलियन यूनिट के करीब हो जाएगा, जो फिलहाल 13.5 MU तक ही है। ऊर्जा निगम को बिजली कटौती करनी पड़ रही है। इसके चलते अभी राज्य की रोज की बिजली की जरूरत की तुलना में 1 से 3 MU तक की कमी रह जा रही है। उत्तराखंड की बिजली जरूरत इस बार 44.5 MU के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि राज्य को केंद्र यूजेवीएनएल समेत तमाम विकल्पों में से सिर्फ 33 MU के करीब ही बिजली उपलब्ध हो पा रही है। शेष 11 मिलियन यूनिट बिजली बाजार से ही जुटानी पड़ रही है। बाजार से बिजली जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये दिक्कत बाजार में पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने और यूजेवीएनएल का उत्पादन 13.5 MU तक ही पहुंचने के कारण पेश आ रही है। जिस सरकार का जुमलेबाजी से काम चल रहा हो, कि जुमले गढ़ लो, धर्म और जाति में बांट लो, सत्ता पालो, वो व्यवस्थाओं की चिंता क्यों करेगा?
वो पानी बिजली की चिंता क्यों करेगा? आपने देखा 2017 में कितना रेट था पानी का, कितना रेट था बिजली का। आज 4 गुना पानी का रेट भी हो गया और बिजली का भी आप देखेंगे कि जो 3 रुपये 20 पैसे का टैरिफ था बिजली का, वो 6.5 हो गया। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आज का बयान तमाम पत्र का सारे अखबारों में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि किसी कीमत पर भी हम ऊर्जा की दिक्कत नहीं होने देंगे इस ऊर्जा प्रदेश को, और हम लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो वैकल्पिक ऊर्जा हो या सोलर ऊर्जा हो या जो हमारी प्रोड्यूस जल से जल विद्युत ऊर्जा हो। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे ये कहते हुए मैं गौरवान्वित हूँ कि डबल इंजन की सरकार का दम धीरे धीरे दिखने लगा है। जरा याद कीजिए पहले कितना कट रहता था। यूपीसीएल की उम्मीद बाजार में बिजली का संकट कम होने और यूजेवीएनएल का उत्पादन बढ़ने पर टिकी हुई है। जैसे ही उत्पादन 22 MU तक पहुंचेगा, यूपीसीएल की दिक्कतें कम होने लगेंगी। मौसम में बदलाव से बिजली की मांग में मामूली अंतर आया जरूर है, लेकिन इसके बाद भी बाजार में आसानी से बिजली नहीं मिल पा रही है। रेट कम नहीं हो रहे हैं। ज्यादा महंगी बिजली होने पर भी बिजली की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। दूसरे राज्यों को पानी और बिजली देने वाला उत्तराखंड अपनी ही जनता को बिजली और पानी के संकट से उबार नहीं पा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी विभागों के सचिव और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल से धामी जनता को निकाल पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड को कहा जाता है ये खुद दूसरे राज्यों को बिजली भेजता है, देता है, और इस वक्त उत्तराखंड में खुद बिजली की कमी है। उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है। पानी का भी यही हाल है। लोगों को पानी सप्लाई में भी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बिजली के जो रेट हैं आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अगर 5 साल पहले की बात करें 3 रुपये कुछ पैसे था, जो 6.5 रुपये हो गया है। मतलब रेट भी बढ़ा दिए हैं, नहीं मिल रही है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर आरोप लगा रही कि आप डबल इंजन सरकार का दम भरते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में यह है कि जो बिजली पानी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो प्रदेशवासी हैं, जो जनता है, उसको वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो। क्योंकि जब प्रदेश सरकार से सवाल किया जाता है और बड़ी बड़ी बातें प्रदेश सरकार करती है कि डबल इंजन की सरकार होने के से उसके यहाँ की जनता को फ़ायदा पहुँचेगा, जो सुविधाएं, जो योजनाओं का फ़ायदा मिलना है वो हम बेहतर रूप से दे पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे राज्यों को बिजली बेचने वाला उत्तराखंड आज खुद परेशान है, महंगी बिजली खरीदने को परेशान है। कहा जा रहा 12 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ रही उत्तराखंड को, और जो चार्ज किया जाता है घरेलू जो दर है वो 6 रुपये कुछ पैसे। तो कुल मिलाकर उत्पादन इस वक्त बिजली का कम है और डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो काम पर चल रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं तो बिजली की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है तब तक क्या होगा, जो आम जनता है उसका गुजर बसर कैसे होगा। बिजली पानी बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बिना ज़िंदगी का चलना बहुत मुश्किल होता है। इसको लेकर अब विपक्षी पार्टी भी जो है सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो भरपूर मात्रा में है उत्तराखंड में, उसके बावजूद इस तरह की समस्याएं सामने आ रही, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ आपने बिजली की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, उसके बावजूद जो है बिजली आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। कहा जा रहा है स्थिति और ज़्यादा भी खराब हो सकती है। आपको बता दें पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है जो बिजली उसका गर्मी बढ़ने के साथ ही इसका संकट भी बढ़ गया है। जो डिमांड है, औसत डिमांड वो 37.944 मिलियन है और उपलब्धता जो है वो है 28.680 मिलियन यूनिट। तो डिमांड और जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है, ये एक बड़ा कारण है।
रोजाना यूपीसीएल को 12 से 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो बड़ा संकट है उत्तराखंड के लिए। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में संजीव वर्मा भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आप ही के पास आएंगे। सबसे पहले एक तरफ उत्तराखंड को कहा जाता है संसाधन बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहां दूसरे राज्यों को बिजली दी जाती है। आज उत्तराखंड के जो वासी हैं खुद ही संकट में हैं, उनको बिजली पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे संजीव जी? शैलेंद्र जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि संकट कोई नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई की जहाँ तक बात है तो अक्सर गर्मियों में बिजली की जो मांग है काफी बढ़ जाती है, क्योंकि पंखे, कूलर, एसी और अन्य कई साधनों के माध्यम से बिजली की खपत यकायक बढ़ जाती है। और उस खपत को पूरा करने के लिए सरकार के पास जितने अपने साधन है, संसाधन है, उन सब का सरकार पूरी तरह से इंतजाम कर रही है। साथ ही अगर जितना बिजली की हमको एक एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, उसको मार्केट से भी खरीदने का काम सरकार कर रही है। और बाहर से जो बिजली हम लोग खरीदते हैं स्वाभाविक तौर पर उसकी कीमतें कहीं ज्यादा होती हैं, लेकिन अपने जनता के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार इसको भी कर रही है। और जिस प्रकार से वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार बहुत आगे बढ़ी है, जिस प्रकार से सोलर एनर्जी के माध्यम से भी हम अपनी बिजली की आपूर्ति की जितनी हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और मैं सोचता हूँ किसी भी प्रकार की कोई जितनी डिमांड है उसका पूरा का पूरा आपूर्ति सरकार करने के लिए कृत संकल्प है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन संजीव जी, जैसे आपने बताया, गर्मी के सीजन में जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो तैयारी पहले से रखनी चाहिए सरकार को। ये कोई पहली बार तो नहीं है, हर साल इसकी ज़रूरत पड़ती है। 5 साल से सरकार है आपकी, तो आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था कि जब डिमांड बढ़ेगी तो हम पहले से तैयार रहें। इस दिशा में सरकार ने क्यों काम नहीं किया? शैलेंद्र जी, ऐसा नहीं है, सरकार की अपनी पूरी तैयारियां पहले से रही हैं, किंतु इस बार गर्मी थोड़ा पहले एकदम अचानक जो पारा है काफी बढ़ा और उसकी वजह से बिजली की जो सप्लाई है उसमें थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन आने का काम हुआ। लेकिन जो जितनी डिमांड है उस डिमांड को भी पूरा करने के लिए सरकार जो भी माध्यम से आवश्यकता हुई उसकी पूर्ति कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड को हम लोग ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं और ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, नरेंद्र सेठी हमारे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र जी, जैसा आपने सुना संजीव जी को, उनका कहना है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हुई है और पहले जल्दी आ गई। ये कारण कैसे देखें इस रीजन को? देखिए, ये तो मतलब किस विधि से शैलेंद्र जी संजीव जी ने ये आंकलन किया है कि गर्मी पहले आ गई। मार्च अप्रैल अब खत्म होने को आ रहा है और अभी भी गर्मी नहीं आएगी तो कब आएगी? मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे को कम से कम ये जरूर कहना है इस मामले में कि उत्तराखंड एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां पे सौर ऊर्जा जो है, जो धूप है, मुझे लगता है 365 में से कम 360 दिन धूप निकलती है। 5 दिन ऐसे होते होंगे जब कभी धूप के दर्शन ना होते हों। और ये यहाँ की सरकारों की विफलता कहा जाएगा। आपको मैं बताऊं कि सरकारों की एक बहुत बड़ी विफलता कहा जाएगा कि उन्होंने जो शैलेंद्र जी जो सौर ऊर्जा है
उसका जो सदुपयोग करना चाहिए, उस सदुपयोग को करने की बजाय आज हम ये हालत है हमारी कि हम बाहर से बिजली खरीद रहे हैं और इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं जिसका अंततः जो भार है वो प्रदेशवासियों के ऊपर पड़ना है। और आप ये देखिए कि 35 मिलियन यूनिट जो इस समय खपत है बिजली की, और हम उत्पादन केवल 28 मिलियन यूनिट कर पा रहे हैं। और ये तब की हालत है, तब की सूरत है जब यहाँ पे कोई थर्मल नहीं है, सब हाइड्रो हैं और थर्मल बिजली नहीं उत्पादन होती यहाँ पे, और सारी हाइड्रो बिजली का उत्पादन होता है। और हाइड्रो में अपार जल स्रोत यहाँ पे उपलब्ध हैं, नदियां हैं यहाँ, गंगा भगीरथी सब जिसके ऊपर रन ऑन द रिवर वो बने हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं, पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन होती है। और उसके बावजूद ये लाल फीताशाही कही जाएगी या अफसरों की अकर्मण्यता कही जाएगी कि जिसके चलते हम लोग बाहर के प्रदेशों के ऊपर निर्भर हैं जहां से हम बिजली खरीद रहे हैं। आज आप आंकड़ों को देखिए कि जो वैकल्पिक ऊर्जा विभाग है, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के पास उतनी संख्या में उन्होंने आज तक ऐसे लघु उद्योगों को स्थापित करने की कोई पहल ही नहीं की जिससे कि जो हम नियमित बिजली के ऊपर उससे निर्भरता वहां से कम कर सकें। हम आज भी केवल नियमित बिजली के ऊपर निर्भर हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। यहाँ पे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, ओएनजीसी, जो नवरत्नों में गिना जाता है, और उन्होंने एक ग्रीन बिल्डिंग है उनका पूरा एक ग्रीन मुख्यालय है जो केवल और केवल सिर्फ सौर ऊर्जा से चलता है, और वहां पे पूरा एक सिंगल यूनिट भी वहां पे बिजली नहीं ली जाती और उनका अपना उत्पादन है। तो हम इस तरीके के ऐसे हम उदाहरणों का बजाय अनुसरण करने के हम लोग राजनीति के इस तरीके के बयानों में उलझें, हम आपस की दोषारोपण करें। बिल्कुल, और खुद जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो खुद कई बार मंचों से उन्होंने सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए बात कही है। उन्होंने कहा सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, हम सबको आगे बढ़ के आना चाहिए इसके लिए। तो उस दिशा में प्रदेश सरकार को भी काम करना चाहिए। और लोगों ने यहाँ पे अपने आप पहल करते हुए, जिन्होंने देखा कि हम बिजली के बिल को हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्होंने अपनी छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए और आज उनके घरों में जो एसी हैं, उनके पंखे हैं, उनके गीजर हैं, वो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। तो हम इस चीज को जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं बिजली के क्षेत्र में। और बिजली जो ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, हम पर्यटन प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश तो बड़े दावों से करते हैं, करोड़ों रुपए हम विज्ञापनों पे खर्च करते हैं इस बात को कहने के लिए कि ये सौर ऊर्जा का प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश है और ये पर्यटन प्रदेश है। लेकिन क्या हालत है, ये सामने हकीकत बयान और जो विज्ञापन भी खर्च करते हैं उस पे ना खर्च करके अगर आप उस पर सब्सिडी दे दें लोगों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। नरेंद्र जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। बिल्कुल, अब आपकी इच्छा शक्ति होगी तभी तो आप करेंगे उसको। इच्छा शक्ति होना जरूरी है। इच्छा शक्ति नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से राजकुमार जायसवाल जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और राजकुमार जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उत्तराखंड को हम जानते थे कि ये दूसरे राज्यों को बिजली देता है और आज खुद वो बिजली के संकट से जूझ रहा है, क्या कहेंगे राजकुमार जी? निश्चित रूप से बड़ा दुख का विषय है जो उत्तराखंड हिमालय राज्य, बर्फ से ढका हुआ राज्य, जंगलों से घिरा हुआ राज्य, जल से भरा हुआ राज्य, आज दूसरों पर आश्रित हो गया है बिजली के लिए, पानी के लिए। आज पानी यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई प्रदेश में, जहाँ पीने का पानी मुहैया नहीं है और बिजली हर दिन कट हो रहा है। हम लोग यूपी के समय स्थिति में इसमें पहुंच गए। हमने नहीं लगा कि हम उत्तराखंड जो राज्य बनाया उस राज्य में हम यहाँ पे कम से कम जो एक बेरोजगारी समस्या उसका समाधान नहीं हो सकता, मगर बिजली पानी जो हमारे पास अपनी है, जो जल है, जंगल है, जमीन है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति की कमी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है, मगर सरकार चलाने में इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। इन्होंने अभी पिछले 5 साल की सरकार रही और पहले सरकार भी इन्हीं की रही, और इन्होंने आज तक वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। हम यहाँ पे बहते हुए जल को रोकें, हमारे पास
खाले हैं, नाले हैं, नदियां हैं, हम उनको बांध बना के रोक सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड को खत्म किया है इस समय, जो हमारे संसाधनों का हम उचित दोहन नहीं कर पा रहे जनहित के लिए, हमारे पास इतना जल है, इतनी बिजली बनाने की अपॉर्चुनिटी। राजकुमार जी, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण क्या है इसके पीछे? ये क्या कारण है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है? भ्रष्टाचार जो बढ़ रखा है, बढ़ते भ्रष्टाचार में आप ये देखिए, जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो मुख्यमंत्री के नजदीक रहता है। मुख्यमंत्री की इच्छा पे निर्भर है किसको पावर प्रोजेक्ट दिया जाए। आप काम करने वाले व्यक्तियों को काम करने नहीं दे रहे हैं, जो उनका शेयर होल्डर बनेगा उनको दे रहे हैं। आज उत्तराखंड के अंदर इतनी उम्मीदें हैं, इतनी आशा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मगर क्या है, एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो वास्तव में ईमानदारी से काम करे, जो हमारे यहाँ पे नवयुवक मंगल। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, कमलकांत जी ही यूकेडी प्रवक्ता हैं। कमलकांत जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ संगीता शर्मा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। संगीता जी, आपका भी स्वागत है। संगीता जी, आप ही के पास आएंगे। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार है जो बिजली दूसरे राज्यों से खरीदती है और वहां सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, इवन वहां जो फ्री बिजली है वो भी स्कीम चल रही है, वहीं उत्तराखंड में ऐसी स्थिति है, कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो दो सरकारें आज तक रही, उनकी कभी काम करने की वो इच्छा शक्ति ही नहीं रही। जबकि हम उत्तराखंड संसाधनों से युक्त प्रदेश है। दिल्ली में तो बिजली बनती भी नहीं है और ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां बिजली नहीं बनती। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होते हुए भी आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ की जनता के लिए कि इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, 4-4, 5-5 घंटे के पावर कट झेलने पड़ रहे हैं। तो जो यहाँ की सरकारें हैं वो अपने विकास में तो लगातार आगे बढ़ती रही, उनके नेताओं का विकास होता रहा, पर यहाँ पर जो काम करने की जरूरत थी, जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत थी, वो कभी इन सरकारों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। राजनीति से ऊपर उठ करके कभी इन्होंने जनता के भले के बारे में सोचा ही नहीं। हर घर जल, हर घर नल वाली योजना ये लेकर के आए और बस एडवर्टाइजिंग हुई, उसकी बड़ी बड़ी उसके लिए बातें की गई, पर उसके लिए काम कितना हुआ? अगर हम अभी भी रिमोट एरियाज में देखें तो मैं जिला चंपावत की बात करूं या जिला पिथौरागढ़ की बात करूं जो दूरस्थ है, तो वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को इतनी दूर दूर पानी भरने जाना पड़ रहा है और पीने का पानी मुहैया फिर भी उनको नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि नदियों से भरपूर राज्य में हम बैठे हुए हैं। ऐसा राज्य जहां बाहर से लोग यहाँ की नदियों को देखने के लिए आते हैं, वहां हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है यहाँ की सरकारों के लिए कि भाई ये अपना विकास ना करें, इस ओर भी ध्यान दें। और 21 वर्ष हो गए, चलिए शुरू में हम मान लेते कि हम संसाधन से युक्त थे, लेकिन हमारे पास उतनी काम करने की भरपूर पूरी योजनाएं नहीं थी। अब आपके 21 साल चले गए, 5 साल का समय सरकार का चला गया, दोबारा सरकार आ गई और आज भी स्थिति जस की तस है। पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ है, जगह जगह पाइपलाइन टूटी रहती है। पता नहीं ये जो जल संस्थान है उसमें किस तरह से काम किया जाता है कि ना तो वहां के अधिकारी पूरी तरह से दुरुस्त हैं काम करने के प्रति और ना ही सरकार उसके लिए बहुत दुरुस्त है काम करवाने के प्रति। बिल्कुल, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और सरकार में जो बैठे बड़े लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि पानी भी ना पहुंचना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जहां इतनी सारी नदियां हैं वहां ये हालात हैं। हमारे साथ यूकेडी से बने हुए हैं कमलकांत जी, आपके पास भी आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है। आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, जहां प्राकृतिक संसाधन जो हैं भरपूर है, उसके बावजूद पानी और बिजली की इस वक्त वहां किल्लत है। तमाम खबरें आ रही, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कमल कांत जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं। कमल कांत जी, आप ही के पास आएंगे। आप लोग बहुत करीब से समझते हैं उत्तराखंड को, इसका जो निर्माण हुआ उसमें आप लोगों की अहम भूमिका थी। कैसे देखते हैं उत्तराखंड में इस तरह के हालात, बिजली की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और बिजली ना मिल पाना, पानी की भी किल्लत? कमल कांत जी, मुझे लग रहा है कि पानी तो यूक्रेन से आ रहा है और बिजली की जो जरूरत है उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपने सारे आंसर तो अपने जो अपना कार्यक्रम था पहले ही सारे आंसर दे दिए। देखिए 44 MUK और उत्पन्न हो रही है, 33 MUK की मतलब खपत हो रही है और 11 की हमें रिक्वायरमेंट है। आपने खुद कहा 11 की हमें MUK की रिक्वायरमेंट है। आप बताइए, अभी तक इन 2 AC बना, टीवी 2020 में बना है, फ्रिज 2020 में बना है, और क्या बल्ब 2020 में बना। 11 MUK की एकदम जरूरत हो गई। कौन सा औद्योगिक इकाई लग रही है रिक्वायरमेंट के लिए? ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। आप देखिए ना, MUK ये कह रहे हैं मार्च और अप्रैल में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है। इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ी। अगर पड़ गई तो पहले से तैयार क्यों नहीं थे? आप इन्होंने आपके सारे कार्यक्रम में आपने सारे आंसर दे दिए इनके। आप पूरा कार्यक्रम देखिए शुरू से, आपने जैसे बिल्कुल सही बताया। 11 MUK के बल्ब का आविष्कार 2020 में हुआ, टीवी का आविष्कार 2020 में हुआ, इसका क्या कहते हैं फ्रिज का आविष्कार 2020 में हुआ, उसके बाद बढ़ने लगी। और रिक्वायरमेंट क्या मार्च अप्रैल के महीने में इतनी हो गई कि बिजली की बिल्कुल हो गई। सर, उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाने थे। आप बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं, उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाने थे, जनता में एक भ्रम का स्थिति पैदा करते हैं और कि यहाँ पर कम हो गया। क्या पानी की जो कमी आ रही है यूक्रेन से आ रहा है? पानी जो उत्तराखंड में गंगा है, तमाम नदियां, गंगा ही नहीं तो तमाम नदियां, ये जनता में एक भ्रम की स्थिति। आप पूरा कार्यक्रम देखिए, आपने सारे आंसर दिए। 11 MUK की जरूरत रिक्वायरमेंट अभी पड़ गई, कहां से पड़ गई? और मैडम बोल रही थी कि दिल्ली में क्या कहते हैं बिजली उत्पन्न होती है, बगल में ही नरोड़ा परमाणु केंद्र है और 2-3 और केंद्र भी बन चुके होंगे। मेरे ख्याल से एक आध बन चुका, जहां तक मैंने पहले पढ़ा था, वो सब बन चुके हैं। वहां से ऑलरेडी बिजली उत्पन्न होती है परमाणु के उससे अनुसंधान से, और बुलंदशहर में जहां तक दिल्ली के पास पड़ता है। और ये यहाँ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड को जो 12.5% जो हमको टेरी डैम से मिलती है बिजली, तो जो हमारा अगर ड्यूरेशन हो गया तो हमारी जो खपत की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ भी रही है तो आप केंद्र से बात कीजिए। हमारा तो अधिकार होना चाहिए वहां पर। हमारे 12.5 का 20% बढ़ा दो, उसमें क्या है?
वही हमारे ही पानी है, हमारा ही चल है, हम ही गुलाम बने हुए हैं। मतलब बेवकूफ बनाने में क्या है, तो नॉर्मल सी बात है। 11 MU के कैसे, कौन सी औद्योगिक इकाई लगी जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई? कौन सा औद्योगिक विकास इस समय वो हो रहा है, और कौन सा इस समय कोरोना काल के बाद कौन सा बिजनेस बढ़ा है? ये तो बेवकूफ वाली बात है, खुद समझने वाली बात है। और 6.5 रुपए एकदम बढ़ा दिए। अब क्या बोलूंगा, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोलना, बस आप समझदार। संजू जी के पास आएंगे। संजू जी, जब आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, क्या केंद्र सरकार को इस बीच मदद नहीं करनी चाहिए? शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी मेरे भाई कमलकांत जी बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें कर रहे थे, ना तो 2020 से एसी और पंखे बने हैं, ये पहले भी हुआ करते थे, पहले भी सब कुछ हुआ करता था। और इनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि पूरे दिन बिजली गायब रहा करती थी, और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी। शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, और गांव तो राम भरोसे हुआ करते थे। उन बातों को भी इनको याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने डबल इंजन सरकार की बात करी, डबल इंजन सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से सोलर ऊर्जा को यहाँ पर एक जबरदस्त उसको हब बनाने की तैयारियां चल रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसमें लगभग 40 से 50% तक सब्सिडी देने का काम कर रही है, ताकि उत्तराखंड सोलर स्टेट के रूप में भी अपनी एक बड़ी पहचान बना सके। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को एक रोजगार के साधन मुहैया हो सके, और साथ ही जितना हमारा बिजली की खपत है उसमें भी हम लोग पूरी तरह से स्वावलंबी हो सके। न केवल स्वावलंबी, बल्कि अन्य स्टेटों में भी हम बिजली को, जो अपनी सरप्लस बिजली होगी, हम उसको दूसरे राज्यों में देकर एक बड़ा एक आर्थिक स्रोत हम बनाने की उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही लखवाड़ परियोजना जो पिछले 14 साल से लटकी अटकी पड़ी थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो एक नेगेटिव भूमिका थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, जिन लोगों ने उस योजना को कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और कभी जो दुनिया भर के आपके द्वारा NGOs हैं जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को अटकाने के लिए एक तरह से धरने देकर बैठ जाते हैं और योजनाओं को अटकाने का काम करते हैं। आप लोगों ने उन NGOs का भी सहारा लिया। आप लोग उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध करना चाहते थे। आप लोगों की उत्तराखंड के प्रति कभी कोई पॉजिटिव सोच रही नहीं, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड को बनाना ही नहीं चाहते थे। आप लोगों के बड़े नेताओं ने कहा उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा। तो जब जो पार्टी का विजन इस तरह का हो, जो पार्टी की सोच इस तरह की हो, वो उत्तराखंड संजू जी तभी तो आपको मौका दिया ना। अगर उनके वक्त में बिजली की कमी थी, रोस्टिंग होती थी, बिजली सप्लाई ठीक तरह से नहीं थी, तो आपको तभी मौका दोबारा दिया। तो आप से तो उम्मीदें हैं जनता को कि बिजली उसको मिले, प्रॉपर मिले, कम दामों पे मिले। कहा जा रहा है बिजली की जो रेट हैं और बढ़ गए हैं, और रेट बढ़ने वाले हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए। मैंने कहा उत्तराखंड को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम उत्तराखंड को एक सोलर स्टेट की भी साथ में एक उसका हब बनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर हम बहुत तेजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो अभी लखवाड़ परियोजना जो 14 साल की जद्दोजहद के बाद पुनः आरंभ होने जा रही है, और मैं सोचता हूँ बहुत शीघ्र ही उसके ऊपर काम आरंभ हो गया है। और जैसे ही इस पे उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा, हम न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य 5-6 स्टेट्स में बिजली की भी आपूर्ति करेंगे, और हम एक तरह से बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह स्वावलंबी होने का भी हम लोग काम करेंगे। और साथ ही
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नियत पूरी तरह से स्पष्ट है। हम लोग धरातल पर काम करते हैं, हम लोग धरातल पे अपनी योजनाओं को डिलीवर करने का काम कर रहे हैं और हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का लेश मात्र भी कोई भेद नहीं है। राजकुमार जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमार जी, आपका फोन जो है म्यूट है, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट कर दें। जी हेलो जी, अपनी बात कह सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। तमाम सारी बातें संजू जी कह रहे हैं कि आपके वक्त में तो लोगों को बिजली नहीं मिल पाती थी, इतनी ज्यादा रोस्टिंग थी। जो विरोध कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं उसका, उन लोगों की ये मांग है कि परियोजना हमारे क्षेत्र में आनी चाहिए। उत्तराखंड के विकास के लिए परियोजना जरूरी है, मगर उन विकास के साथ उनकी बलि नहीं चढ़नी चाहिए। उनके जो मकान है, उनकी खेती है, जो उनके आवास हैं, दूसरे जो आसपास के बाजार हैं, दुकानें हैं, उनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, तब आप परियोजना लाइए। जो ये परियोजना है कि जब इसमें कांग्रेस सरकार ने साथ दिया तभी कांग्रेस सरकार के शासन में बढ़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बढ़ रही है, और मुआवजा देने के लिए आप लोग बच रहे हैं। कम से कम जनता का, जो उत्तराखंड की सामान्य जनता है, उसका भी कम से कम उसकी बलि नहीं चढ़नी चाहिए। जैसा टिहरी बांध था, टिहरी बांध में आज तक विस्थापन चल रहा है, आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। परियोजना बनेगी, हम लोग साथ देंगे, मगर आपकी नियत भी साफ होनी चाहिए। आपके जितने भी विभाग है आज सब भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, आपका कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें उत्तराखंड की सरकार ने कहा हम आप काम कीजिए, हम सब्सिडी देंगे, हम अपना पैसा लगाएंगे, और 11,000 का कोई प्रोजेक्ट होगा तो हम उसको 22,000 रुपए देंगे। ये सरकार की तरफ से सहयोग हो रहा है। ये हमारा सौर प्रदेश बनने जा रहा है, ऊर्जा प्रदेश बनने जा रहा है। ये आप लोगों का सहयोग है। आप अपनी नियत और नीति क्लियर कीजिए कि उत्तराखंड के युवाओं, उत्तराखंड की जनता, आप आइए, अपनी छतों में ये प्रोजेक्ट लगाइए, हमारी तरफ से सब्सिडी आपको दी जाएगी। आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपकी छतों की जो एक्स्ट्रा वहां से आप लोग प्रोत्साहन राशि भी आपको मिलेगी एक्स्ट्रा, वहां पे एनर्जी आप डेवलप करते हैं तो। आपके पास कोई प्रपोजल नहीं है, आपके पास सिर्फ धान की खेती कर सकते हैं, पानी खेती नहीं कर सकते आप। वाटर हार्वेस्टिंग की उत्तराखंड को बहुत आवश्यकता है। आप बताइए, हमारे उत्तराखंड के इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे नाले खाने, सारा पानी रह के उत्तर प्रदेश हरियाणा में चला जाता है। उसको रोकने के लिए कोई आपने योजना बनाई है? अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। कोई योजना सरकार की नहीं है आपकी। आपके मुख्यमंत्री बदलते रहे, सिर्फ अपनी सरकार, अपनी पार्टी की सरकार लाने के लिए कुछ प्रबंधन में माहिर है, मगर उत्तराखंड की जनता को यहाँ पे बिजली कैसे देनी, पानी कैसे देनी, सड़कों क्या व्यवस्था उनकी, शिक्षा क्या व्यवस्था उनकी, स्वास्थ्य क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। आप ये देखिए, अगर उत्तराखंड प्रदेश को बढ़ाना है तो सबसे रोजगार देना, रोजगार शायद जो हमारे पास उपलब्ध है हम उसकी बात करेंगे। आपके मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गुजरात प्रदेश को सौर प्रदेश बना दिया था। सोलर सिस्टम से एनर्जी डेवलप करी, और जब जहां गुजरात में सबसे कम बिजली उत्पादन होती थी, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करके उन्होंने दिखाया, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी। उन्होंने गुजरात को ऊर्जा प्रदेश बनाया। आपके किसी भी मुख्यमंत्री के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है। सब केंद्र की तरफ मुंह ताक कर देखते हैं कि केंद्र से कोई वहां पे दान मिलेगा, कोई योजना आएगी, उसकी हम यहाँ पे ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की योजना है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके दो तीन मुख्यमंत्री यहाँ पिछली बार रहे, किसी के पास कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाना है। आज भी सोच नहीं है, और आप उल्टा कहते हैं गर्मी आ गई है इसलिए बिजली खपत होगी। गर्मी तो हर साल आती है, हर साल गर्मी में बिजली खपत होती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खपत भी बढ़ेगी, मगर आपकी क्या योजना है बताइए आप। ठीक है, नरेंद्र जी के पास आएंगे। नरेंद्र जी, जैसे कि अभी कहा राजकुमार जी ने भी, हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको और उसका प्लान और मजबूती के साथ बनाना चाहिए ताकि जो पानी की समस्या है वो ना हो। अभी हम देख रहे हैं जिसे सरोवर नगरी कहा जाता है नैनीताल, वहाँ पर घरों में पानी की सप्लाई बहुत धीमे है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है समय पे। इस दिशा में सरकार को काम करने की जरूरत है। देखिए शैलेंद्र जी, एक इसका सीधा सा उदाहरण एक ये है, आपके पास संसाधन हैं, आपके पास कुदरत की दी हुई एक लैंडस्केपिंग है बहुत अच्छी, और कुदरत की तरफ से आपको हर वर्ष अच्छी खासी संख्या में बरसात का पानी मिलता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर नहीं कर सकते आप, तो इस मूर्खता के लिए कोई दूसरा प्रदेश या कोई दूसरा मंत्री या कोई दूसरे प्रदेश के नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है। आज से 100 साल पहले शिमला में जब अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि यहां पानी की सप्लाई कैसे की जाए, तो जो माल रोड है, माल रोड के अंडरग्राउंड उन्होंने रिज में एक वाटर स्टोरेज का एक बहुत बड़ा उन्होंने टैंक बनाया।
उस टैंक की लंबाई 200 मीटर से अधिक है वर्गाकार, उसमें वो पूरे शिमला को पानी की सप्लाई करती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, उनको फिल्टर करके। अब आप ये देखिए कि उत्तराखंड में यहां पे पहाड़ों पे बाढ़ तक आती है, जल भराव हो जाता है, वो पानी कहां जाता है? यहां किसी शासक ने यह सोचा ही नहीं कि कभी हम इस पानी को कैसे संचित करें और कैसे हम इसका उपयोग, जो ये 4 महीने बारिश होती है, इसका उपयोग हम किस तरीके से गर्मियों के महीने में करा जाए इसका। लेकिन यहां पे तो यहां पानी तो छोड़िए, यहां ऊर्जा इसलिए कम होती है क्योंकि यहां ऊर्जा मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यय हो जाती है। यहां ऊर्जा लोगों के घरों में बिजली देने के लिए नहीं, यहां ऊर्जा चाहिए किस तरीके से मुख्यमंत्री बदलना है, किस तरीके से सत्ता पानी है, किस तरीके से हमने येन केन प्रकेण अपनी कुर्सी को बचाना है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा ही है, आप चाहे एक ऊर्जा ये वाली इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो वाली इस्तेमाल कीजिए, आप ना तो ऊर्जा बचा पा रहे हैं, ना आप नदियों के द्वारा आप जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे जो बिजली का उत्पादन होना चाहिए वो कर पा रहे हैं। वहां पे गारा आ जाता है और कई बार वो टरबाइन है, उन टरबाइंस को चालू रखने के लिए एक आपके पास पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। उस मैनेजमेंट के अभाव में किस तरीके से आप बिजली का उत्पादन बढ़ा सकेंगे? हम तभी तो बाहर के प्रदेशों पर निर्भर रहेंगे जब हमारे अपने यहां बिजली का उत्पादन पूरा नहीं होगा। और फिर पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश में जो एक बार आएगा वो हो सकता है वो पर्यटक जो सौभाग्यवश वो यहां आया है, कभी वो एक साल में एक बार आया है या 5 साल में एक बार आएगा, वो क्या छवि लेके अपने मन में जाएगा जब वापस जाएगा कि वहां तो पानी ही नहीं मिलता। आप जाइए किसी दूसरे प्रदेश में और वहां पे अगर आपको किसी चीज का थोड़ा सा अभाव हो जाए, आप आके उसके गीत गाते रहेंगे कि वो हमें तो महाराष्ट्र में या गुजरात में है या हमें दिल्ली में इस चीज की उपलब्धता ही नहीं हो पाई। तो यहां का जो पर्यटक है, यहां धर्माटन है, तीर्थाटन है, पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, इन सब के लिए जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनको हम क्या सुविधाएं, क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए जरूरत है। क्या कोई सरकार के पास क्या ऐसी सोच नहीं है कि वो एक प्रकोष्ठ गठित करे, वो ये देखे इस बात को कि हमें पानी के लिए किस तरीके से सुचारू रूप से हमें इसको संचित करके हमें 12 महीने यहां पे किसी भी तरीके का पानी का अभाव ना हो, पानी की किल्लत ना हो हर तरीके से। तो ये सब चीजें नियोजन से संबंधित हैं। नियोजन तब संभव है जब आपके अंदर आपसी सामंजस्य होगा, 2 विभागों में सामंजस्य होगा, जल विभाग, जल संस्थान में, जल निगम में और नियोजन विभाग में। और जब इन विभागों में आपस में सामंजस्य नहीं होगा तो सामंजस्य की कमी में ये सब चीजें उपजेंगी और उसकी जो छवि, उसकी जो झलक जाती है वो पर्यटक के ऊपर जाती है। जो बाहर से पर्यटक आता है, हम बिल्कुल पर्यटन का सीजन सर पे खड़ा है और 15 दिन बाद यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम यात्री आने शुरू हो जाएंगे। तो हम उसके लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं, ये बहुत एक अपने आप में सोचने लायक प्रश्न है। और इस प्रश्न के ऊपर विचार करना, जो होटल्स हैं, जैसे आपने कहा कि जो तीर्थयात्री आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो होटल्स में जो सप्लाई होती है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, उसको अच्छे से किया जाता है। जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो आम नागरिक जहां रहते हैं, उनकी सप्लाई को बाधित करने का काम किया जाता है प्रशासन की तरफ से, ये भी खबरें आती हैं। देखिए, हाँ, होटल्स पे जाता है और यहाँ वीआईपी कल्चर टाइप का हिसाब है। देखिए शैलेंद्र जी, मैं बताऊं आपको कि यहाँ बहुत सारे जो, चूंकि यहाँ एलीट क्लास भी बहुत रहती है और उनको सबके यहाँ अपने संसाधन हैं, चाहे उनके अपने वाटर पंप्स हैं, हैंड पंप्स हैं, उन्होंने सबमर्सिबल लगा रखे हैं, या उनके जो अपने संसाधन हैं उनके द्वारा वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं यहाँ पे। और एक औसतन देखा जाए तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन, अगर हम पानी की किल्लत को गिनते हैं तो एक व्यक्ति को 220 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए होता है। 220 लीटर पानी को इस रूप में आंका जाता है कि उसको सुबह उठने के बाद नहाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, उसकी गाड़ी धोने से, उसका खाना पकाने, उसके बर्तन धोने से लेकर, ये सब चीजें उसमें सम्मिलित हैं। और अगर आंकलन करें, जैसे भी आपने ऊर्जा का बताया कि 35 मिलियन यूनिट जो हैं हमें हमारी खपत है और 28 मिलियन यूनिट हमारी केवल उत्पादन क्षमता है। तो उस उत्पादन क्षमता के सापेक्ष अगर हम बिजली नहीं कर पा रहे तो पानी कहां से करेंगे? पानी जो है तभी तो उपलब्ध होगा जब हम उसको, अगर हम उसको पानी को चाहे हैंडपंप से निकालेंगे या हम संचित करेंगे पानी को।
तो ये पूरा का पूरा एक नियोजन का भाग है। सरकार को थोड़ा सा ध्यान इस ओर भी देना चाहिए। कुर्सी तो बची हुई है 5 साल के लिए, आगे इसका भी देखें। पानी है, जल है तो जीवन है। बिल्कुल, और जनता ने विश्वास जताया आप पर। जैसे अभी बहन बता रही थी संगीता जी, संगीता जी के पास आएंगे। संगीता शर्मा जी जैसे बता रही थी अभी, जो मैनेजमेंट है उसमें कमी है, जो विभाग हैं और जो बाकी लोग हैं उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, इसमें हम देखेंगे तो भ्रष्टाचार की वजह से ये बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। तो जो एक योजना बननी चाहिए वो ये बना ही नहीं पाते, इनकी नियत ही साफ नहीं है। आपने जिस तरह से कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली भी दी जा रही है और भरपूर बिजली भी दी जा रही है, तो वहां सरकार की काम करने की नियत है, जो उत्तराखंड की सरकारों में कभी ये नियत देखने को मिली ही नहीं कि उन्होंने जनता के बारे में कुछ सोचा हो। अभी हमारे नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। तो जब वो ये सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं, तो जो यहाँ मुखिया बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, वो ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके मन में ये नहीं आता कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से योजनाएं बनानी चाहिए? तो उनकी नियत ही नहीं है, तो वो कुछ सोचते ही नहीं है। वो तो बस पूरा दिन ये सोचते हैं कि हमारा विकास कैसे हो, हमें क्या ज्यादा मिल जाए, हमारे पास संपत्ति कहाँ से अर्जित हो जाए, बाकी जनता चाहे भाड़ में जाए, जनता का कुछ भी हो, इन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि पानी जैसी चीज के लिए 21 साल बाद भी अगर उत्तराखंड लड़ रहा है, पानी की समस्या से जूझ रहा है, तो ये कितनी शर्म की बात है। और उसके बाद भी अगर इनके प्रवक्ता बैठ करके यहाँ ये कह देते हैं कि भाई पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा, बिजली जो है कि भाई गर्मी जल्दी आ गई, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि गर्मी जल्दी आ गई। अभी पिछली डिबेट में भी था कि जंगलों में आग लग गई, ऐसा लगा कि 2021 में और 2022 में, मतलब अब 2022 में ही जंगलों में आग लगी है, पहले कभी उत्तराखंड में आग ही नहीं लगी थी। तो इनके प्रवक्ता बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं कि सुनकर भी बड़ा अजीब लगता है कि इनकी सोच किस स्तर तक 200 यूनिट का वादा करके पूरा का पूरा पैसा लोगों की जेब से निकलवा रहे हैं। झूठ आप बोलते हैं, भ्रष्टाचार आप करते हैं, शर्म आपको आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। खराब आदत है, जब उनको कुछ बोलने के लिए नहीं होता और उनके पास कुछ योजनाएं नहीं होती तो वो बहस को खराब कर देते हैं और यमुना को खाद की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया आप लोगों ने। शर्म आपको आनी चाहिए, सरकार थी तो आपको शर्म आनी चाहिए। कितना काम किया और अब आपके पास क्या योजनाएं हैं बिजली पानी के क्षेत्र में काम करने की? आपके पास ये बताने के लिए नहीं है, आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं बस। दिन के पीछे के वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते संजीव भाई। आप यहाँ डिबेट में बैठ करके जनता को ये बताइए कि आप काम किस तरीके से करेंगे, आपने क्या योजना अब तक तैयार की है? सरकार बने टाइम हो गया, अभी तक आपने क्या किया? जैसे ही सरकार बनी बिजली का रेट बढ़ा दिया। इसी से पूछ लेते संजू जी, जो योजनाएं हैं उन पर एक बार फिर से मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं कि जो आपके गैस और कोयला आधारित प्लांट थे वो भी बंद हो गए हैं, उनके बंद होने की वजह से ये संकट है। संजीव जी देखिए, कोयले के और गैस की कोई ज्यादा अभी कमी नहीं है, और अभी जो यूक्रेन का संकट युद्ध का अभी चल रहा था उससे कुछ गैस की आपूर्ति में बाधा आई है, लेकिन उससे मैं ये नहीं सोचता कि उसकी वजह से गैस की आपूर्ति में आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली है। और बहुत ही जल्दी सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है और किसी भी प्रकार से बिजली का किसी भी न उत्तराखंड में न किसी अन्य स्टेट में कोई भी संकट आने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से डबल इंजन की यहाँ पे सरकार चल रही है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात का आग्रह किया कि टिहरी झील हमारे उत्तराखंड प्रदेश में है, तो उत्तराखंड प्रदेश को इसका जो बहुत बड़ा अंश यूपी को मिला करता था शुरू से, क्योंकि जिस समय टिहरी झील बनी उस समय उत्तराखंड और यूपी अनडिवाइडेड था, और अब क्योंकि कालांतर में काफी समय हो गया है तो उत्तराखंड को इसका बड़ा अंश दिया जाए, इस तरह से उन्होंने आग्रह किया।
और मैं सोचता हूँ को केंद्र सरकार भी बहुत जल्दी दोनों सरकारों को, यूपी को और उत्तराखंड को बिठाकर इसका एक कोई भी सर्वमान्य हल ढूंढने का प्रयास हम लोग करेंगे और कोई भी सर्वमान्य हल निकलेगा। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड को जो बिजली की थोड़ी बहुत कमी आ रही है, मैं सोचता हूँ वो भी बहुत जल्दी हम उसको पूरा कर लेंगे। और साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी बीच आपको सीधे ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। मैं अंतिम बार पिछली बार मैं अयोध्या गया था और उस समय राम जानकी महल ट्रस्ट से लेकर कारसेवकपुरम अनेकों स्थानों पर मैं गया जब मैं विद्यार्थी था। और मैंने देखा उस समय कि भगवान रामलला टेंट में ही हमने दर्शन किए तो मन बड़ा व्यथित था, आहत था कि इतने सालों से सब लोग कहते थे रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला अभी भी टेंट में। ये शुभ कार्य जिस प्रयास से हुआ, और अभी मैं अक्टूबर माह में 16 और 17 को मुझे अयोध्या जी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मैंने देखा जिसका विस्तार अभी आदरणीय चंपत राय जी कर रहे थे कि कितनी बड़ी बड़ी वहां ड्रिल करने वाली मशीनें लगी हुई हैं, कहीं नीचे से कहीं जेसीबी लगी हुई हैं, कहीं पोकलैंड लगे हुए हैं। और मैं भी उस स्थान को देखने गया तो इतने सारे इंजीनियर सारी ड्राइंग लेके खड़े हुए हैं। लार्सन एंड टर्बो जिसके बारे में आप बता रहे थे वही है ना। तो उनके इंजीनियरों ने मुझे भी पूरी ड्राइंग दिखाई और मैं दर्शन करने गया तो मन को एक आत्मिक शांति हुई कि अब जो है भगवान जो है सही स्थान पर आ गए। तो इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सब काम किया। और जहां हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या और राम और अयोध्या पर्व सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अयोध्या और पर्व दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और मुझे भी बहुत नजदीक से राम की महिमा और रामचरितमानस इन सब से इसका सच में आभास कब हुआ कि मैं 4 जुलाई 2021 को मुझे अचानक जो है उत्तराखंड के मुख्य सेवक का काम दे दिया शर्मा जी 21 में भाई 2021 में, और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। भगवान राम की कृपा से जितनी दौड़ धूप हो सकती थी, जितना परिश्रम हो सकता था, मैंने किया। और भगवान राम की कृपा से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जहां बहुत कठिन चुनाव लग रहा था, और जिस दिन मैं बना था उस दिन मुझे हमारे पत्रकार मित्र कहते थे कि आप गलत समय पर बन गए, आप गलत समय पर बन गए हैं और आपकी 15 सीटें आ जाएं तो बहुत है, और आपके साथ ये ठीक नहीं किया कि आपको कुछ महीने के लिए जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। लेकिन मैं क्योंकि भगवान राम का भक्त हूं, अनन्य भक्त, मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि हम जीतेंगे। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और चुनाव का रिजल्ट आ गया। चुनाव का रिजल्ट आ गया और जो युद्ध था वो युद्ध हम जीत गए। आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो दिल्ली दौरे पर हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। खुदी को आजमाया